Good morning students. Today we are going to practice some more examples of balancing chemical equations. तो जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हमें इक्वल करने होते हैं। यानी कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं उसमें हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट्स में उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे जो कि स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है, और सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। जैसे कि रिएक्टेंट्स की तरफ आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स की तरफ आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम दोनों तरफ उनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं आयरन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। प्रोडक्ट्स की तरफ आइए, यहाँ आयरन के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 4 एटम्स। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम जब भी अगर कोई नंबर लिखेंगे तो हमें इन एलिमेंट के या इस कंपाउंड के आगे की तरफ लिखने हैं। यानी कि हमें इनका सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करना है। इसके अंदर के जो भी नंबर हैं उनको कभी भी हम टच नहीं करेंगे, उनको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ नंबर आगे लिखेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट में लिख रहे हों चाहे रिएक्टेंट में लिख रहे हों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए आयरन का 1 एटम और प्रोडक्ट में 3 एटम्स। तो रिएक्टेंट में एटम्स को 3 करने के लिए हमें इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स 3। और अब ये जो नंबर 3 है उसे हमें एज अ कोफिशिएंट आयरन के आगे लिखना पड़ेगा। तो हम Fe के आगे नंबर लिखेंगे 3। तो यहाँ पे हमारे आयरन के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 3। अब आ जाइए हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट्स में भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट की तरफ 4 है। तो अगर हमें इसको 4 बनाना है तो हमें इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। तो अब हम ये जो कोफिशिएंट 4 है उसको हम इसमें रिएक्टेंट में 4 इस कंपाउंड के आगे लिख देंगे। अब ये जो हमने 4 लिखा है ये इस पूरे कंपाउंड के लिए है। यानी कि अगर हम ये 4 लिख रहे हैं तो ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अब अगर हाइड्रोजन के एटम्स देखते हैं तो ये हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 8। और ऑक्सीजन के एटम्स हो गए हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। तो अब अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 2 हैं, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अब ये हो गए हैं 8। तो अब रिएक्टेंट्स की तरफ हाइड्रोजन के नंबर 8 हो गए हैं, तो हमें प्रोडक्ट की तरफ भी इनको 8 करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे 4। तो ये हो गए 8। तो अब ये जो कोफिशिएंट है 4 इसको हमें हाइड्रोजन के आगे लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। नो लेट्स चेक कि कहीं हमारे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं या नहीं हैं। अगर हम देखें यहाँ आयरन के 3 एटम्स
और प्रोडक्ट में भी आयरन के 3 एटम्स। हाइड्रोजन के 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 हैं। ऑक्सीजन के 4 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। हम अब एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो हम वही रूल्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसी तरीके से प्रोडक्ट के कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब इनके नंबर ऑफ एटम्स लिखिए। कार्बन का 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 4 एंड ऑक्सीजन के 2। प्रोडक्ट्स में कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, इधर देखिए, और हाइड्रोजन के, पहले हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन के 2। अब ऑक्सीजन के काउंट करके देखिए, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो अब सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर इसको हमें 2 बनाना है प्रोडक्ट में, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2। तो जैसा कि हमें पता है, ये जो नंबर 2 है उसे हमें एज अ कोफिशिएंट यहाँ पे CO2 के आगे लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट इसको 2 यहाँ लिख दिया है। तो अब देख लीजिए, कार्बन के यहाँ पे भी 2 और रिएक्टेंट में भी 2। अब अगर हमने यहाँ पे, अब हाइड्रोजन पे देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हैं पर यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, तो इसको भी अगर हमें 4 करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 कोफिशिएंट हमें H2O के आगे लिखना पड़ेगा। और जब हम इस H2O को इस 2 के आगे लिखते हैं तो हाइड्रोजन तो दोनों बैलेंस हो गए हैं, रिएक्टेंट में भी 4 और प्रोडक्ट में भी 4। पर अगर हम अब ऑक्सीजन के एटम्स देखते हैं तो प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो टोटल कितने हो गए हैं? देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 और यहाँ पे है 2, तो 4 एंड 2 6। यानी कि अगर हमने कोफिशिएंट लिखे तो हमारे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं वो चेंज हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 6। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, इसको 3 को काट कर 6, 3 की जगह हमें लिखने पड़ेंगे 6। तो अब हमें ये जो रिएक्टेंट्स हैं वहाँ पे भी ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको 6 करना है। तो हम इनको किस तरीके से बना सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 3 कोफिशिएंट है उसको इस ऑक्सीजन के आगे लगाना पड़ेगा, तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। तो अब हम चेक करते हैं, कार्बन 2 और प्रोडक्ट में भी कार्बन 2, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 और प्रोडक्ट्स में भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गए हैं। ऑक्सीजन के देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 6 हो गए हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 और यहाँ पे 2 यानी कि 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो इक्वेशन है अब हमारी बैलेंस्ड है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें हम वर्ड इक्वेशन लेते हैं। तो वर्ड इक्वेशन अगर हमने ली है तो हमें अच्छे तरीके से पता है, इसे हमें पहले एक केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इनके सिंबल्स और इनके फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। तो जो फॉर्मेशन है वो हम 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला हम किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम है तो सिंबल आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, Al प्लस कॉपर क्लोराइड है तो बन जाएगा CuCl2। एरो बनाइए। एल्यूमिनियम क्लोराइड तो आपको अच्छी तरह पता है कि एल्यूमिनियम AlCl3
क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और क्लोराइड की होती है 1, तो ये बन जाएगा हमारा AlCl3 प्लस कॉपर Cu। चलिए सेम मेथड अपनाना है अपने को। पहले दोनों तरफ के रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स लिखिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, और यहाँ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड क्लोरीन। नंबर ऑफ एटम्स देखिए, एल्यूमिनियम का 1, कॉपर का भी 1 और क्लोरीन के 2 एटम्स। प्रोडक्ट्स की तरफ आइए, एल्यूमिनियम का 1 एटम, कॉपर का 1 एटम और क्लोरीन के 3 एटम्स। तो चलिए देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम के यहाँ पे भी 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 एटम है, कॉपर का यहाँ भी 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 एटम है, और क्लोरीन का यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में 3 एटम्स हैं। तो हमें यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स को इक्वल करना है। तो इनको इक्वल करने के लिए हम रिएक्टेंट्स की साइड में इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो अगर हमने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहाँ पर Cl2, ये जो CuCl2 है, इसके एज अ कोफिशिएंट हमें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। और प्रोडक्ट साइड में अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हमें AlCl3 के आगे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर अब हम देखें तो क्लोरीन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हो गए हैं दोनों तरफ, दैट इज 6। पर अगर हम अब एल्यूमिनियम के एटम्स देखें तो रिएक्टेंट साइड पे ये सिर्फ 1 है, पर प्रोडक्ट साइड पे ये कितने हो गए हैं, अब 2 हो गए हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो एज अ कोफिशिएंट एल्यूमिनियम के आगे हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ जो हैं वो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल हो गए हैं, और प्रोडक्ट साइड में भी हमें एल्यूमिनियम के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो अब कॉपर की तरफ आ जाइए। कॉपर का यहाँ पे 1 एटम है। अब ऊपर देखिए हमारे कंपाउंड में अगर हम कॉपर के एटम्स देखते हैं तो वो 3 हो गए हैं, यानी कि इस 1 की जगह अब हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं 3, जबकि हमारे प्रोडक्ट साइड में अभी भी कॉपर के एटम्स जो हैं वो अभी भी 1 ही हैं। तो इसको अगर हमें 3 बनाना है तो इसे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, और अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो एज अ कोफिशिएंट कॉपर के आगे हमें 3 लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम एटम्स देखें तो यहाँ पे हैं 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2। कॉपर के देखिए यहाँ पर 3 और प्रोडक्ट साइड पे भी 3। क्लोरीन के एटम्स देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े उनमें और इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि इस एग्जाम्पल में हम पॉली एटॉमिक आयंस देख सकते हैं, जैसे कि SO4 है, NO3 है, जो कि हमारे रिएक्टेंट्स में भी हैं और प्रोडक्ट्स में भी हैं। तो अगर हमारी रिएक्शन में दोनों साइड में पॉली एटॉमिक आयंस दिए हुए हैं तो हमें इन पॉली एटॉमिक आयंस को
में जो ये सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसको अलग अलग ना मानकर हम इस पूरे पॉली एटॉमिक आयन को एक यूनिट की तरह मानेंगे। जैसे SO4 को हम पूरा 1 यूनिट मानेंगे, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं करेंगे। इसी तरीके से NO3 में नाइट्रेट को हम पूरा एक ही यूनिट मानेंगे, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं करेंगे। तो अगर हम रिएक्टेंट्स की तरफ के जो एलिमेंट्स और पॉलीएटॉमिक आयंस हैं वो लिखते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हमारा है कैल्शियम सल्फेट SO4, सोडियम Na एंड NO3 नाइट्रेट। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स की तरफ कैल्शियम SO4 सल्फेट Na एंड NO3 नाइट्रेट। नंबर ऑफ एटम्स देखिए, कैल्शियम के हैं 1, SO4 को जैसा हमने कहा एक ही यूनिट मानना है, तो ये भी कितना है 1 है। सोडियम का 1 एटम और NO3 का भी 1। प्रोडक्ट्स की तरफ देखिए, कैल्शियम का 1, सल्फेट का 1, पर सोडियम के कितने एटम्स हैं 2, और NO3 के भी कितने हैं 2। तो इसको देखिए, कैल्शियम में यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1 है, सल्फेट का यहाँ रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, सोडियम का यहाँ 1 है रिएक्टेंट्स में, पर प्रोडक्ट में 2 है। तो हमें यहाँ पे सोडियम के जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम रिएक्टेंट साइड में इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स आर 2। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एज अ कोफिशिएंट हमें यहाँ पे NaNO3 के आगे 2 लिखना होगा। तो हमारे सोडियम के एटम्स 2 हो गए हैं, पर ये जो 2 है वो NO3 के लिए भी है, तो नंबर ऑफ एटम्स NO3 के भी कितने हो गए हैं 2। तो यानी कि ये हो गए हैं 1 से अब हो गए हैं 2। तो हम देख सकते हैं कि NO3 के रिएक्टेंट साइड पे भी 2 और प्रोडक्ट साइड पर भी 2। तो ये जो है हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई है। एक बार चेक कर लीजिए, कैल्शियम के यहाँ पे 1, प्रोडक्ट में भी 1, सल्फेट का यहाँ पे 1, प्रोडक्ट में भी 1, सोडियम के यहाँ पे 2 और प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स हैं, नाइट्रेट NO3 के 2 और यहाँ पर भी NO3 के 2। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, रिएक्टेंट में आपको एक पॉलीएटॉमिक आयन दिखाई दे रहा है और प्रोडक्ट की तरफ एक भी पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है। तो यहाँ पे हम पॉलीएटॉमिक आयन न लेकर सभी एलिमेंट्स को, जैसे लैड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन को, सबको सेपरेटली कंसीडर करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में, जैसा कि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम, 2 और 2 मीन्स टोटल हो गए 5 एटम्स। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कि एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा जगह पर हो, तो वहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो ऑड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे PbO में, लेड ऑक्साइड में सिंगल है। तो सबसे पहले अगर वो ऑड नंबर में है तो हमें उसको इवन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको इवन बनाने के लिए हम इसका कोफिशिएंट लिख देते हैं 2। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन के नंबर हैं वो 2, 2 एंड 2 मीन्स टोटल नंबर हो गए 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के जो नंबर हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6। पर अगर यहाँ पे जो लैड है वो कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स 2।
तो यहाँ पे भी हमें लेड के एटम्स को 2 करने के लिए यहाँ पे हमें एक कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा 2। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एज अ कोफिशिएंट 2 लगाया तो हमारा लेड तो बैलेंस हो गया है। यहाँ पे भी लेड के एटम्स हो गए 2 और प्रोडक्ट साइड पे भी हो गए 2। पर जैसे ही हमने यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाया हमारे जो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एन ये 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम्स 4 हो गए हैं, पर हमारे प्रोडक्ट साइड पे हमारा नाइट्रोजन का एटम सिर्फ 1 है। तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट लगा देते हैं 4 और अब दोनों साइड पर नाइट्रोजन के एटम्स हो गए हैं 4। पर जैसे ही हमने यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे 4 लगाया हमारे ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर चेंज हो गया है। एक बार हम काउंट करके देखते हैं। अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो ऑक्सीजन एटम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 एंड 6 2s आर 12। तो यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन एटम्स 12 और प्रोडक्ट साइड पे 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मीन्स टोटल हो गए 10 एंड प्लस 2 ये हो गए 12। इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम्स दोनों तरफ इक्वल हो गए हैं। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर लेड के 2 एटम्स, प्रोडक्ट साइड पर भी लेड के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के देखें तो यहाँ पे एन के 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 4 एटम्स और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 4 एटम्स। ऑक्सीजन के हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं। रिएक्टेंट साइड पर भी 12 और प्रोडक्ट साइड पर भी 12। तो ये जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बैलेंस्ड हो चुकी है। Now I hope that you have understood the balancing of chemical equations. Thank you.